Pਠਾਨਕੋਟ Bar Association the President, Senior Advocate. Capacities. It's actually in three capacities. One, as a member of the legal profession, and therefore a colleague of the member who is candidate who is fighting the election. Two, in my capacity as a member of parliament. And three, as a citizen of this country. That's how I come here. Chandigarh, of course, is my hometown. I studied here at St. John's. I first studied in Senior Model School, Chandigarh, Sector 16, then came to St. John's. And I have very fond memories. My father was a lawyer, senior advocate in Chandigarh. So I'm very, very deeply involved in whatever happens in Chandigarh. So I want the right man to be elected. I want a man who understands how Parliament runs, a man who has a vision, a man who writes on several subjects, multifarious subjects, who understands the politics of the day and deeply committed to the cause of people in the country. And therefore, I come here for him. I was also a congressman for several years, so the blood of a congressman runs through me even now. So, now, कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ. सबसे पहले तो मैंने आज अभी टीवी में बैठा था. वैसे अक्सर टीवी देखता नहीं हूँ, पर होटल में चले तो देखना पड़ता है. तो मेन स्ट्रीम टीवी में देख रहा था, तो वहाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने जा रहे थे. मतलब ध्यान करने जा रहे थे. अब जिस शख्स को विवेक का मतलब नहीं पता, जिस शख्स को मालूम नहीं कि विवेक का मतलब क्या है, वो क्या ध्यान करेगा. मतलब कि एक फोटो आपको याद है तो केदारनाथ भी ऐसे ही गए थे, केदारनाथ भी ऐसे ही ध्यान कर रहे थे. तो अगर वो प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है. अगर वो प्रेरणा लेने जा रहे हैं विवेकानंद की राइटिंग्स की, उनकी स्पीचेस की, तो अच्छी बात है. ये विवेक की बात है कि वो कहते हैं कि भाई जो गहने हैं, महिलाओं के जेवर हैं, वो छीने जाएंगे और उन लोगों को दिए जाएंगे जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं. ये विवेक की बात है. विवेक की बात है आप कहते हो कि आपके घर से टूटियां भी उठा के ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी. ये विवेक की बात है. ये विवेक की बात है कि आप कहने लगे कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे भी पैसे लेके छीन के किसी और को दे देंगे. ये विवेक की बात है. ये विवेक की बात है. वो कहते हैं कि भाई आप अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स की गुलामी करते हो, जिहाद वोट की पॉलिटिक्स करते हो, गुलामी करते हो, तो मुझे लेके भी गुलामी करिए. ये विवेक, इसको विवेक कहते हैं. तो प्रधानमंत्री जी पहले ये तो बताइए कि आप काहे को जा रहे हो. आपने उस दिन, मैंने सुना प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस दिन मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की उस दिन मुझे प्रधानमंत्री रहना चाहिए. मतलब इतना बड़ा सच बोल दिया. मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा सच बोल देंगे. लेकिन जो भी इसका मतलब जो भी हमने देखा वो गलत देखा. मतलब कि गलती हमारी है कि हमने ऐसा देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं. मुझे याद है जब ये सत्ता में पहली बार आए और आने से पहले बड़े भाषण देते थे, जबरदस्त भाषण, और आप लोग आकर्षित भी होते थे. आज भी आकर्षित होते हो. आपकी वजह से नहीं, आप रिपोर्टर तो ज्यादा आकर्षित नहीं होता, आपके जो ओनर्स हैं ना वो ज्यादा आकर्षित होते हैं. तो क्या है, उन्होंने कहा जीतने से पहले, कहते हैं कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे आप 60 महीने दे. याद है आपको? Just give me 60 months and I will give you a new Hindustan. What Hindustan he has given us after 120 months?
जब 60 महीने खत्म हो गए, बोले मुझे 60 महीने और चाहिए। अब कहते हैं कि मुझे 247 तक मुझे राज चाहिए, तब मैं विकसित भारत बनाकर आपको दूंगा। खैर मैं तो रहूंगा नहीं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र हो, वो विकसित भारत एक्चुअली हम देख पाए, वो देख पाए, मैं तो नहीं देख पाऊंगा। तो ये क्या, ये किस किस्म की राजनीति है इस देश में? आपको मालूम है, शायद आपको मालूम नहीं, इस देश में 1% of the people own 50% of the assets of this country, and the 60%, and the bottom 50% of the people of this country own 4.7% of the assets of this country. ये विकसित भारत है। If you talk about national income, 1% of the people have 20%, 22% of the national income, only 1%. And 50% of the people have only 13% of the national income. And what does 50% of the people mean in this country? If it's 1.4 billion people, that means 700 billion people. यानी कि 70 करोड़ लोग, 70 करोड़ लोग, और 1% have 22% of the national income. ये भारत है। महंगाई का कोई स्तर ही नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि हम इस शहर में आया हूं जहां एजुकेशन इज नंबर 1, लिटरेसी इज नंबर 1 इन द कंट्री। मैं उस शहर में बैठा हूं, मैं यहीं पढ़ा था। इस शहर में आया हूं जहां हेल्थ इज नंबर 1 इन द कंट्री। Most educated people in this country live here. And I'm sure when they go to vote on the 1st, they should remember that they are educated people and they should apply their minds and not be persuaded by the meditation of our dear Prime Minister in the Vivekananda Rock Memorial. आप अगर हिंदुस्तान की पिछले 10 साल की हिस्ट्री अगर आप लिखने लगोगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि हम लिखें क्या। इन्होंने सारी संस्थाएं तो कैप्चर कर ली, जुडिशरी के अलावा मीडिया कैप्चर, मेन स्ट्रीम मीडिया कैप्चर। इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ रिसेप्शन कमीशन। बोले जो आप कहोगे हम करेंगे। So election commission is also captured. Schedule तय करना हो इलेक्शन का, they decide. बीजेपी के जो भी चाहते हैं वो वैसे ही शेड्यूल होता है। प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात करें जो which is the violation of a model code of conduct, MCC का उल्लंघन है, तो नोटिस ना तो उनको जाता है ना पार्टी को जाता है। कहते हैं कि पार्टी को नोटिस दिया, वो नोटिस भी नहीं है। उसमें ये लिखा है, मेरे पास वो चिट्ठी है कि आप प्लीज अपने लोगों को, प्रेसिडेंट को बोला नड्डा साहब को, आप अपने लोगों को एडवाइस कीजिए, स्टार कैंपेनर को, कि वो मतलब कि ऐसी भाषा बोले जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है। वो तो वैसे ही है, तो नोटिस भी नहीं देती। यही इलेक्शन कमीशन। हर मंत्रालय में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। मंत्रियों को कोई हक नहीं है। हम दो मेरे दो, यही है, किसी और को कोई हक नहीं। वाइस चांसलर्स अपने लोग लगा रखे हैं, जो गवर्नर लगा रखे हैं वो जो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देते, बिलों को रोक लेते हैं। फटकार मिलती है फिर सुप्रीम कोर्ट से, तो गवर्नर भी अपने कैप्चर कर रखे हैं और कानून का दुरुपयोग करते हैं। जो पीएमएलए है, आपको मत मालूम है कि पीएमएलए का मतलब क्या है? असली पीएमएलए का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री की लाल आंख। दैट इज पीएमएलए, नॉट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब जो आंख वो चीन को नहीं दिखा पाए वो अपने नागरिकों को दिखाते हैं।
तुम्हारी बात नहीं, हमारे दल में नहीं आओगे तो तुम जेल जाओगे। आपने कभी इतिहास में सुना कि जिस तरह से बोले कि चुनी हुई सरकारों को आप तोड़ दो? अगर मैं उदाहरण लेने लगूं, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, कौन कौन सी सरकारें इन्होंने नहीं कराई? जो चुनी हुई। आप विश्व का आप लोकतांत्रिक इतिहास पढ़िए। In no country in the world have elected governments been thrown out in this fashion. You offer them, first you say कि 70,000 करोड़ का घपला हुआ है, उसको हम तुरंत ही जेल भेजने वाले हैं, फिर उसको आप डेप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, तो आपके दल में आ जाता है। और फिर आपको जो 10th शेड्यूल है उसको लागू नहीं होने देते, क्योंकि स्पीकर भी कब्जे पे हैं, ट्रिपल गेम के होते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, कोई बोले तो माइक बंद कर देते हैं, 146 लोग सस्पेंड कर देते हैं। फाइनेंस बिल में जो केवल मनी बिल पास होना होता है, उसमें और बिल लगा के फाइनेंस बिल के द्वारा पास कर देते हैं, और पीएमएलए में अमेंडमेंट भी ऐसे पास हुई ताकि राज्यसभा में वोटिंग ना हो पाए। तो पार्लियामेंट में कब्जा, एग्जीक्यूटिव का कब्जा है ही है, गवर्नर का कब्जा, इलेक्शन कमीशन का कब्जा, वाइस चांसलर्स का कब्जा। तो लोकतंत्र में रहा क्या है? क्या ऐसा भारत चाहिए? ये विकसित भारत की बात हो रही है। आज मैं एक नागरिक होते हुए ये बात आपको कह रहा हूं। भूल जाओ पॉलिटिक्स, भूल जाओ, आप पॉलिटिक्स भूल जाओ। आप बताओ कि आपकी जिंदगी में क्या बेहतरी आई। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, वहां पैसा कम देते हैं। बाकी देशों में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, the expenditure on education is something between 9 to 12% of GDP. It is less than 4% here. 3.2%। स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की। और एक आम आदमी को और एक परिवार को क्या चाहिए? दे वांट हेल्थ केयर एंड दे वांट एजुकेशन। अच्छा, और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रही है, वो तो अपनाएगी कि उनके पास तो संख्या लोगों की है नहीं, तो नेचुरली they don't have people to do their job, so they are moving towards artificial intelligence। कि जो जॉब आदमी नहीं कर सकता, उनके पास है ही नहीं, तो वो मशीन करेगी। हमारे पास तो आदमी ही आदमी है, महिलाएं ही महिलाएं हैं, हमारी वर्कफोर्स इतनी है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के दिन में आपको क्या हो रहा है कि आप चले जाओ बेंगलोर में, चले जाओ हैदराबाद में, चले जाओ, वहां लोग हायर नहीं कर रहे कंपनीज, क्योंकि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, क्योंकि उनको कम्पीट करना है विश्व में। तो वहां पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स। In fact, people are getting unemployed, even in a sector which is a very robust sector, which is 59% of the GDP of this country. The service sector is 59% of the GDP of this country. And the service sector is the one that absorbs all the educated people in this country. Right? And the agricultural sector only contributes about 16 to 18%, and the balance is by manufacturing. और मैन्युफैक्चर ये क्या करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आपका जो मोबाइल फोन है, यहाँ मैन्युफैक्चर तो नहीं होता, यहाँ वो होता है, इसके पार्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं, फिर एक्सपोर्ट। फिर बात करें, हमने देखो इतने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर लिए, पर मैन्युफैक्चर तो होते ही ना। यहाँ तो मैन्युफैक्चर चाइनीज कंपनी या बाकी लोग कंपनी करते हैं। आपको मालूम है कि आपके टेलीकॉम सेक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होती है। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होता हो। टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूं, which is doing very well because it's a service. So Samsung have they one of the biggest plants in Noida? Samsung, it is Samsung, not art manufacturing. Tata are manufacturing. No. You're mistaken. Tata iPhone के components. Component. They don't manufacture the phone, which I'm saying to you. One second, hold on. Are you a BJP man? No, I'm not.
Just wait till I finish my conference. Ask me any question. You are not supposed to ask me any question while I'm saying all this. Okay? So let's be clear about it. What is this gate manufacturing story? I want to know. Which are the big things that they are manufacturing in India? All your power equipment is coming from China. All your Vivos and others are all Chinese players. What are you talking about? Your entire power sector, all the machines, everything is coming from China. So let's be clear. That's why there is unemployment between the ages of 25 to 30. The unemployment rate is 46%. And between 20 and 30, it is 29%. And if there were manufacturing taking place, wouldn't there be jobs in this country? What are we talking about? What we manufacture are textiles. And we export that. Clothing, we export that. These are the kinds of things we manufacture. We manufacture some low-end equipment also. True. But our exports have not gone up. In fact, pursuant to COVID, they are going down. Your maximum number of people live in the rural areas. They contribute 16% of the GDP. मतलब अगर 60% लोग इस देश की संख्या के देहातों में रहते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन तो केवल 16-17% है। इसका मतलब उत्पादन नहीं है। और वही लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज एग्रीकल्चर में, खेतों में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और पंजाब की भी यही प्रॉब्लम रही है कि कोई अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ही नहीं इकोनॉमी की। तो आपने पिछले 10 साल में क्या किया, ये सवाल हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से। और अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज ये जो भाषण दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 10 साल में क्या किया, कोई ऐसा भाषण दिया जो मीडिया चला रही हो? ये जो भाषण हो रहे हैं मुजरे के, ये 10 साल के उपलब्धियों के हैं। तो प्रधानमंत्री होता, उसने 10 साल में खास काम किए होते, वो बताते कि भाई पिछले 10 साल में ये किया मैंने, ये बदलाव लाया हूं। यूएपीए में बच्चों को बंद कर दो, यूएपीए में जो लोग आपके खिलाफ लिखते हैं उनको बंद कर दो, बच्चों के खिलाफ सेडिशन केस लगा दो। कोई आपके खिलाफ बोले तो लिंचिंग कर दो। ये विकसित भारत है। तो एक नागरिक की हैसियत से मैं आज आपके सामने आया और सोच समझ के इस जनता को ये तय करना चाहिए कि किस किस्म का हिंदुस्तान होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है। अगर पिछले 10 साल में उन्होंने ये काम किए हैं तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। नहीं, जुडिशरी की स्थिति जैसा है वैसी है। वो ही एक संस्था है जो आज तक काबू नहीं हुई। अच्छा, पूछिए आप। थैंक यू वेरी मच। आप चंडीगढ़ में हैं, पंजाब की पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। पर चंडीगढ़ में आज रोड शो है, अरविंद केजरीवाल जी मीश तिवारी के साथ हैं। अच्छी बात। ये कंट्राडिक्टरी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ हम साथ है साथ है, जहाँ नहीं है नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी सब भ्रष्टाचारी है, और कांग्रेस क्या कहती रही है? तो पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स होता है ना। अभी हमारे सामने चुनौती क्या है कि भाजपा को हराना है, ये चुनौती है। जो भारत जिसका मैंने दृश्य आपको आज बताया, उस भारत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे।
नहीं, कौन सा दल? पूछो इनसे कि महाराष्ट्र में किसने दल बदला, मोदी जी ने किसको गले लगाया, जिसको कहते थे कि 70,000 का भ्रष्टाचार उसने किया। जिन जिन के खिलाफ ये आरोप लगाते हैं उन्हीं को गले लगा लेते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, जरा मोदी जी से पूछना ना किसी दिन, उसकी तो हिम्मत नहीं रहती किसी को। वो तो कहते हैं कि साहब आप आम कैसे खाते हो, कैसे अल्फांसो आप कैसे काट के खाते हो या चूस के खाते हो, ये तो आप सवाल पूछते हैं मीडिया के लोग। चलिए, नहीं आपने नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो मैं जनरली की बात कर रहा हूँ। For the Supreme Court to decide. I have always been saying that this is a political vendetta. I'll give you a small example, and वो बड़ा साधारण सी बात है। आप I hope I can persuade you. एक हमारा दोस्त हार्दिक पटेल था, आपको याद हो, ठीक है? हार्दिक पटेल को 3 साल की सजा हुई थी, तो साथ साथ में उनको ये भी आदेश हुआ था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। हाई कोर्ट से फैसला हुआ, मैं उनका वकील था, हम यहां आए सुप्रीम कोर्ट में, तो ज्यादा मैं ना कहते हुए कुछ, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्टे ऑफ कन्विक्शन। चुनाव भी लड़े, जीते भी, भाजपा में शामिल भी हो। तो एक शख्स जिसकी कन्विक्शन हुई हो वो सांसद भी बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है, ठीक है ना? फिर आ जाओ, ये तो एक उदाहरण हो गया, ऐसे कई उदाहरण हैं। दूसरा, आपके रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई ना, चार्जशीट, वो प्रचार भी कर रहे हैं ना प्रचार अपने बेटे के लिए उत्तर प्रदेश में। तो एक कन्विक्टेड पर्सन सांसद हो सकता है, एक शख्स जिसके खिलाफ चार्जशीट है वो भी सांसद हो सकता है, प्रचार भी कर सकता है, और एक शख्स जिसके खिलाफ एलिगेशन है वो प्रचार भी कर सकता है। केजरीवाल के खिलाफ तो केवल एलिगेशन है ना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा कानून हुआ? ये सरासर मैं समझता हूं कि इतना अन्याय है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, झूठे आरोपों के साथ। अब जैसे ही कोर्ट की डेट आती है, ये कहते हैं कि अभी हवाला में कोई व्हाट्सएप मिला, एक दिन पहले वो क्लिक कर देते हैं। ये भारत हमें नहीं चाहिए, ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। I hope you have now appreciated the answer that I have given you. The court should also think about this. What about the acquittal of Ram Rahim by Punjab and I don't follow the Ram Rahim story. I just have Ram in my heart. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है उसको कमजोर किया है कांग्रेस ने। वो पूछना चाहता हूं मैं, ओबीसी रिजर्वेशन गुजरात में किसकी हुई है? मुस्लिम्स की हुई है ना? मुझे जरा पूछ लेना किसी दिन। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वहाँ की हमें धारा 370 आएगी या और जितने भी चीजें हो रही हैं आपको भगवान करा रहे हैं। नहीं भाई, खुद ही भगवान की करा रहे। उन्होंने कहा कि भाई जद मेरी माता जी, मैं सोचा सी जद तो जिंदा सीगा मैं उन्होंने बेटा सी, तो उन्होंने देहांत के बाद मैनू लग्या कि भगवान ने मैनू इत्थे भेजे, तो भगवान ने तुहानू कहा कि तुसीं मतलब कि मुजरे की ज्यादा गल्लां करो। भगवान भी चाहता कि मुजरा इस तरह होना चाहिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स का मुजरा। देखिए, जब बंदा सोचे ना कि मैं सब तो बड़ा, मैं खुद भगवान हाँ, तो फिर इस किस्म की गल्लां होंदियां। जिस बंदे को विवेक नहीं हो, विवेकानंद क्यों जा रहे हैं रॉक मेमोरियल पे? But he is already the state. वो बढ़ क्या रहा है? वो है, वो तो वास्तविकता है, जो बना है करते हैं।
जो मना करे, किसी को अंदर करना नहीं करना, मन मर्जी PMLA लगा देना, ये करना, सब डरे हुए हैं ना। क्वेश्चन इज कि भाई इंडस्ट्री बेचारी क्या करे, इंडस्ट्री मीडिया को कौन, ओनरशिप मीडिया इंडस्ट्री की है, इंडस्ट्री के अपने रोजों के रोज काम होते हैं, एडवर्टाइजमेंट सरकार से मिलती है, इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा ये सब तक दे हैव बिकम द रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, तो करे क्या भाई? ये शिवम साहब, ये 5 नंबर की इकोनॉमी इंडिया की हो गई है, इसके बारे में आप? तो मैं आपसे उदाहरण देता हूँ आपको, ये जो 5, 3, 2, इसका मैं जरा आपको थोड़ी सरल तरीके से समझा देता हूँ। तो आपके परिवार के अगर 2 बच्चे हैं और आप मियाँ बीवी हो और 2 बच्चे कमाते हैं, तो आमदनी होगी ना, तो आपका जो टोटल कैपिटल है वो सबको पता होगा। आपके बच्चे अगर 6 बच्चे और पैदा कर दें, उनकी अपनी बीवियां हो जाए, उनकी भी नौकरियां लग जाएगी, तो बढ़ जाएगी, तो जिस देश में संख्या बढ़ती जाएगी वो इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। इसमें कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये तो सिंपल अरिथमेटिक की बात है। जहां आमदनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। आपके मतलब के एक 140 मिलियन पीपल नहीं होते, सॉरी 140 करोड़ नहीं होते, तो आपकी इकोनॉमी नहीं होती, इतनी बढ़ती नहीं। जैसे यूके की इकोनॉमी है, जहां संख्या कम होगी वहां तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी ना। हाँ, अरे भाई कोई काम तो करेगा ना, कोई 50 रुपया पकौड़े बनाता है, बेचता है, वो तो पैसे तो आएंगे ना भाई, करेक्ट, यू आर राइट। इन अदर वर्ड्स, इफ somebody is not employed, he will do something or the other. He may go to Manrega and earn. That will also add to the economy. So I didn't say they are unemployed. Many of them don't get jobs, but those who get jobs still, when the numbers are there, the economy will certainly grow. But it has nothing to do with the growth of at the moment. If the economy will grow, do you know how much the government of India is borrowing? आपको याद होगा कि 2 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया gave them 2.1 lakh crore. What does that mean? They don't have the money for all these schemes. Why are they doing this? If the economy is growing, why food security? Why is there food security if the economy is growing? Then everybody is self-sufficient. Why all these subsidies where the economy is growing? Let's be clear. Let's not be carried away by any agendas. We are here as citizens of the country. We must work for my country, all of us. I don't care which party you vote for. That's not the issue. Issue is vote for a party who thinks about India, not thinks about himself and his party. There's no space for anything in this country anymore. But this government has laid a lot of emphasis on Make in India and self-reliance. So you think it has not worked for the last 10 years? देखिए ऐसा है कि the other thing I want to say is, मैं अगर कहूं कि कुछ भी नहीं हुआ, ये भी गलत है। एक गवर्नमेंट इज a continuum. अगर मेरी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी तो वो आज भी काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई काम नहीं होता। लेकिन जिस वादों के साथ आप सत्ता में आए थे वो विफल हो गए, और आज उनकी आप बात नहीं करते क्योंकि आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिहाद वोट, इन चीजों की बात करते हैं। ये बात ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। अरे ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚਾਟੀ तय कर लेते हैं कि वोट करना है। विपुल साहब, आपने इनेक्वलिटी की बात की कि इनेक्वलिटी बढ़ी है इस देश में। हाँ, किसी जो असमानता इनेक्वलिटी जो है, हाँ वो तो बढ़ी है। तो पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आर कंसीडर्ड बिहाइंड दिस, रिस्पांसिबल फॉर दिस। Now I tell you that this is globally true. What you are saying is globally true. In other words, what has happened is when you liberalize the economy, the rich became richer. That's true in America. That's true here also. The Congress started the liberal process. You are right. You are right. So the trickle down. That's why it is our policy. The Manrega was our policy, where we realized that it's not trickling down. He first criticized Manrega in Parliament. You remember what he said about Manrega, right? Then he realized that no, he will not be able to survive. So he took forward Manrega, but
Now he's not given the allocations on Manrega because he doesn't have the money. So we tried to do, therefore we had to subsidize, there was no choice. Therefore we are now saying 1,000 rupees in the Congress manifesto, they are saying all this. Because ultimately this system of liberalization, making the rich rich, does not work without the economy being catering to the needs of the community. And I tell you the two basic things this देश में हमें क्या चाहिए, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य. और शिक्षा और स्वास्थ्य में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी नहीं हुई. आपको याद होगा, I was the one who brought in the right to education act. किस लिए कहा था कि अगर आप एजुकेशन दोगे, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं हमारे बच्चे, तो निश्चित रूप से वो बड़े होके वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलेगा. बट द इकोनॉमी ऑल्सो हैज टू ग्रो एट द सेम लेवल. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम हो गया बट बड़े दिनों के बाद में आया. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. आज के दिन क्या होना चाहिए, मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा. आज के दिन क्या होना चाहिए, हमारी जो एजुकेशन की नीति है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉलोनियल फाउंडेशन. हिस्ट्री का ऑनर्स हो जाए और दिस ऑनर्स दैट ऑनर्स, उसमें जॉब तो नहीं मिलेगी ना किसी को. सो वी शुड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, if you have mobile phones to be manufactured, then Vivo or Samsung or anybody should set up institutes in India, give them an ATC deduction, right, and train people to service this economy. If you have your telecom towers, there are thousands and lakhs of telecom towers in this country. Give them, allow that industry to set up institutions and educate people, give them skills on how to set up telecom towers and how to deal with them. Because we are moving towards a digitized economic system where skills are required. Your normal education policy will not cater to those skills. So you need new thinking in education. These are the things that we are as a nation we should be thinking about. As politicians we should be thinking about. And the reason why I wanted to be an independent member of parliament is that I could actually take these people, which is why I started the Dil Se platform. That we are having conversations which will give information to people as to what should be done in this country and what's the problem. These are the conversations we want from the media. But if the media is showing कि भाई इस टाइम वो उठे थे, इस टाइम वो सोए थे, इस टाइम वो गुफा में गए थे, ऐसे वो ध्यान कर रहे हैं और अभी तो आपको बताएंगे कि this is not media, for God's sake. You're destroying whatever we have built in 75 years. Thank you.